तो यहाँ आपको इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये जैसा कि आपको पता है एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है ये आपका सिग्नम फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? सिग्नम। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन हम किनको कहते हैं? तो देखिए सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं जब एक्स और नीचे हो सेम वही चीज मॉडुलस एक्स में हो, यानी कि कई बार मॉडुलस एक्स ऊपर हो सकता है और एक्स नीचे हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन जब सेम फंक्शन पे मॉडुलस ऊपर हो और नीचे फंक्शन हो, या फिर नीचे ऊपर फंक्शन हो मॉडुलस उसका नीचे हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और कोई भी सिग्नम फंक्शन हो, अब सिग्नम फंक्शन सिर्फ एक्स से ही नहीं बनेगा, कुछ और भी बना सकते हो आप। तो ये देखिए सब इस टाइप के फंक्शन, देखो ये x माइनस वन मॉडुलस में ऊपर है और नीचे सेम वही फंक्शन x माइनस वन है, या फिर x प्लस थ्री मॉडुलस में ऊपर है और x प्लस थ्री नीचे है। तो इस टाइप के फंक्शन जो सेम फंक्शन मॉडुलस के अंदर भी हो और विदाउट मॉडुलस भी हो, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, इनको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? सिग्नम फंक्शन। और कोई भी टाइप का सिग्नम फंक्शन होगा, चाहे ये हो चाहे अभी ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, इन सब के लिए ना फिक्स रेंज होती है, यानी इनके आंसर ना फिक्स होते हैं। या तो इनका आंसर -1 ही आएगा, या इनका आंसर 1 आएगा, या फिर अगर इसको x को 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो इसके लिए फिक्स रेंज होती है। तो x अगर 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, अदरवाइज -1 और 1 आएगा इसका आंसर, है ना? क्यों? क्योंकि आपको मॉडुलस x के लिए सबको पता होना चाहिए। मॉडुलस x जो होता है ना, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है या लेस देन 0 है, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ नेगेटिव रखती हूँ ना, तो ये फंक्शन जो मिलेगा वो -x मिलेगा। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रखती हूँ तो ये x प्लस का मिल जाता है ना? तो ये किसी भी मॉडुलस फंक्शन के लिए ये डिफाइंड होता है। तो अब अगर मैं इसको x को लेस देन 0 लूंगी तो ये ऊपर वाला मॉडुलस x -x हो जाएगा, और नीचे तो ये x विदाउट मॉडुलस है तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब आपको पता है ये x से x कट के ये आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर x 0 रखोगे तब तो इसका आंसर ओवरऑल 0 होगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 रखोगे तो ये प्लस x मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, है ना? और नीचे भी प्लस x है तो x से x कट के कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे x लेस देन 0 तो इनका आंसर -1 मिलता है, x 0 है तो इसका आंसर 0 मिलेगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर 1 मिलेगा। तो सिग्नम फंक्शन के लिए ये 3 ही रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्नम फंक्शन के लिए ये याद रखना, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर 1 मिलता है, x 0 है तो इसका आंसर 0 मिलता है, और x लेस देन 0 है तो -1। तो इसके लिए रेंज फिक्स है सिग्नम फंक्शन के लिए, ये आपको हर एक सिग्नम फंक्शन में ये रेंज लिखनी होती है। बाकी इसके अलावा इसका ग्राफ बनाने को कहा है क्वेश्चन में, तो सिंपली ग्राफ भी बना लो। देखो x 0 है, यानी कि x 0 यहाँ पे होता है ना, x एक्सिस ये है तो x 0 ये है, तो आंसर भी आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा डार्क वाला, x 0 पे आंसर भी y भी 0 मिल रहा है ना, x 0 है तो y भी 0 है। अब देखो x अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा में आंसर क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 पे मतलब x चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ सारा, तो आंसर आपको 1 मिल रहा है। जैसे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y 1 है ना, तो y के 1 से होता हुआ जाएगा, बट यहाँ पे x इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए डार्क डॉट मत करना। तो x ग्रेटर देन 0 पे आंसर कितना मिलेगा? 1। तो 1 का ग्राफ तो बनाना आता है ना, y 1 मिल रहा है तो यानी y के 1 से होता हुआ जाएगा, बट कब? जब इधर की साइड से नहीं जाएगा, 0 से ज़्यादा पे, यानी कि 0 0 नहीं लेना आपको, 0 से ज़्यादा लेना है। सेम ऐसे x लेस देन 0 में आंसर आपका y कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। अगर y -1 है तो ग्राफ -1 से जाना चाहिए, बट सारे x के लिए थोड़ी ना जाएगा, x लेस देन 0 के लिए। तो x लेस देन 0 का मतलब इस साइड, है ना? तो 0 इंक्लूड नहीं है, x लेस देन 0 में 0 इंक्लूड नहीं करना, तो ये आंसर आपको -1 मिलेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन की ग्राफ आपको आने चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैंने डिटेल करके बता दिया आपको सिग्नम फंक्शन, रेंज आपको फिक्स रखनी है इसकी, अगर आपको रेंज पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाई 12। 10 13 पाई बाई 12 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको पहले 13 पाई बाई 12 को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 13 पाई बाई 12 को आप लिख सकते हो ना पाई प्लस पाई बाई 12, पाई प्लस पाई बाई 12, यानी कि 12 को जब आप 13 पाई से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पाई 12 है ना, 12
नीचे कितना है 12 है, तो 12 वन ज़ा 12 आ जाएगा, और साथ में 12 वन ज़ा 12 और साथ में पाई है तो 1 पाई भी आएगा, और फिर यहाँ पे 12 वन ज़ा 12 पाई आ जाएगा, और कितना बचेगा 1 पाई बचेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखना तो आता है ना, पाई मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, पाई पहले आएगा फिर प्लस पाई बाई 12, ऐसी तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को लिखा जाता है। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो ये मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 12 में। अब आपको क्वाड्रेंट के रूल अगर आते हैं, ये अगर क्वाड्रेंट है मेरे पास, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है और ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो अगर 10 पाई प्लस थीटा है, 10 पाई प्लस थीटा, देखो 10 पाई प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, पाई प्लस थीटा मतलब इधर आ जाएगा ना पाई से आगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आपको पता है 10 थीटा पॉजिटिव होता है, तो 10 पाई प्लस थीटा में 10 थीटा ही रिजल्ट आता है, क्योंकि पाई इधर वाली लाइन पे ना, अगर ये वाली लाइन है तो इसमें 10 का 10 ही रहेगा। हाँ अगर पाई बाई 2 वाला होता तो 10 का कॉट हो जाता है, बट क्योंकि इस वाली लाइन पे हम ले रहे हैं तो 10 पाई में 10 ही रहेगा और थीटा आ जाएगा। तो और क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया तो इसलिए प्लस का 10 थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 थीटा पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, तो अब यानी कि 10 थीटा, थीटा क्या आपका 10 पाई प्लस थीटा ये है, तो 10 पाई बाई 12 आ जाएगा। अब 10 पाई बाई 12 को आपको ब्रेक करना आना चाहिए, 10 पाई बाई 12 को आप पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 में ब्रेक कर सकते हो, इसको आप याद रखिए। पाई बाई 12 कैसे ब्रेक करोगे, 10 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। सोचो पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 12 का मतलब पाई कितना होता है 180 अपॉन में 12। अब इसको कैंसिल करो, 12 वन ज़ा 12 और 6 12 5 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 10 15 डिग्री को कैसे कर सकते हो आप, 10 15 को कैसे लिख सकते हो, 10 10 कितना 60 में से 45 माइनस करके तो लिख सकते हो ना आप। 10 15 को कैसे लिख सकते हो, 10 60 माइनस 45। तो ऐसे ही आपको याद रखना, 10 जो पाई बाई 12 का मतलब 15, 10 15 का एंगल है, 10 15 कैसे आएगा 10 60 में से 45 को माइनस करके, तो 60 को 5/3 कहते हैं और 45 को 5/4 कहते हैं। तो 10 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 60 माइनस 45, तो ये 60 और ये 45 है, तो इसको आप याद रखिए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई आपकी 10a माइनस बी की। तो एक तो 10 15 आ गया था पाई बाई 12 का मतलब 10 15, तो उसको आपने कैसे ब्रेक किया 10 60 माइनस 45 में, है ना। अब 60 को हम क्या बोलते हैं, पाई बाई 3 बोलते हैं, और 45 को हम पाई बाई 4 बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग जाएगी 10a माइनस बी की। 10a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 10a माइनस 10b और नीचे 1 प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर तो माइनस आएगा बट यहाँ प्लस आ जाएगा, 10a 10b। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए 10a माइनस बी की। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये आइडेंटिटी अगर हम यहाँ लगा दे, तो हमने आइडेंटिटी लगाई 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, है ना। 10a क्या है हमारा पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3, 10b क्या है पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4, 1 प्लस 10a, 10 क्या है पाई बाई 3, 10b क्या है 10 पाई बाई 4। अब यहाँ पे 10 पाई बाई 3 1060 होता है, 1060 की वैल्यू सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से √3 आती है। 10 पाई बाई 4 45 को कहते हैं तो 1 आती है, फिर ये 1 एज इट इज, एंड 10 पाई बाई 3 √3 एंड साथ में इंटू में 1 है, 10 पाई बाई 4 1 होता है ना, तो √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा। अब इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, 1 प्लस √3 है या √3 प्लस 1 बोलो, तो ये रेशनलाइज करोगे तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे आइडेंटिटी बन जाती है, तो सबको रेशनलाइज करना तो आता होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1, और यहाँ पे तो ये सेम है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब आपका ये तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, बट ये इससे ऐड नहीं होगा या माइनस नहीं होगा, तो एज इट इज आ जाएगा। 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लो, तो इस नीचे वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 माइनस √3। तो रेशनलाइज करना तो आई होप सबको आता ही होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 2 माइनस √3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, आपको याद रखना है ये 15 डिग्री आया, 10 15 को तो आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 2 माइनस √3। ओके, तो क्वाड्रेंट की थोड़ी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया, एंड अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके प्रीवियस पार्ट को भी चेक कर लेना, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन को मैं लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक में,
तो उसे ज़रूर चेक कीजिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर 2 से 3 क्वेश्चन पेपर कर लोगे और ये सैम्पल पेपर्स कर लोगे ना, तो आपके फाइनल एग्जाम में मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करना है एक्स के लिए। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बट मॉडुलस में इनइक्वालिटी है। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं होती, बट मॉडुलस इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मॉडुलस की, तो वो आपको आनी चाहिए। अभी मैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ जो इस क्वेश्चन में लग रही है, अदरवाइज इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगती है, तो उसको भी आप और क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर रखे उसमें चेक कर लेना ज़रूर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला है 4 - x मॉडुलस में जो ये फंक्शन है ये -2 से 1 है और इसे x के लिए आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम थोड़े से मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं मॉडुलस की, तो अगर कोई भी फंक्शन जो मॉडुलस के अंदर होगा, मान लो x मॉडुलस है और अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसी a नंबर के हैं, तो अब हम मान के चल रहे a अगर पॉजिटिव होता, ठीक है, तो अगर a पॉजिटिव होता तो जो आंसर आता ना आपका, तो आपको इसको याद करने के लिए कुछ इस तरीके से याद कर लो, जो भी यहाँ a नंबर होगा उसको -a और a में स्प्लिट कर देना, और आपका अगर ये ग्रेटर देन का साइन लगा है तो आपका जो आंसर आएगा ना वो ये -a से a के बीच में नहीं आएगा, इधर और इधर आएगा आंसर। तो वैसे तो इसको प्रूव करने का बहुत लंबा मेथड होता है, बट आपको याद करना डायरेक्ट। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप का मॉडुलस एक्स पे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली लगी हो, तो आप ये वाला रूल लगाएंगे कि जब भी ऐसा होगा तो एक्स या तो ये ए ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये रूल लगेगा। तो ये आपका एक्स जो है इस नंबर के नेगेटिव से तो छोटा, और अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाना, अदरवाइज मत लगाना, ठीक है। इक्वल या फिर इक्वल नहीं है तो नहीं लगेगा यहाँ पे। तो ये इससे इसके नेगेटिव से छोटा और इसके पॉजिटिव से बड़ा होगा, या फिर ऐसे याद कर लेना, यानी कि ये इसके अंदर नहीं आएगा एक्स, या तो इससे -a से छोटा होगा या a से बड़ा होगा। क्लियर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे मॉडुलस एक्स पे लेस देन a हो और a आपका पॉजिटिव हो, तो आपका आंसर -a से a के अंदर ही आएगा। अगर लेस देन का साइन है तो -a से a के अंदर आएगा। तो यानी x की जो इस मॉडुलस एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो -a से a के बीच में लाई करेगी। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर मेरे को मान लो मॉडुलस एक्स के अंदर मान लो मॉडुलस 5 दिया होता, ठीक है, और ये बोल दे सॉरी, अगर यहाँ पे मॉडुलस एक्स होता और यहाँ पे मेरे को एक a पॉजिटिव 5 दिया होता, ठीक है, तो यानी कि मेरा आंसर -5 से 5 में नहीं आता, -5 से छोटे में जाता, यानी कि -∞ से -5 पे, और यूनियन अगर इक्वल का साइन है तो -5 को इंक्लूड करना, अदरवाइज अगर मैंने यहाँ इक्वल का साइन लगाया तो इसमें क्लोज इंटरवल लगाना, अदरवाइज इस पे ब्रैकेट ही लगाओगे, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ पे रेंज पे आएगा, तो 5 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक, और यूनियन लगेगा बीच में, है ना। और अगर ये इक्वल का साइन है तो इसको इंक्लूड करना, अदरवाइज इस पर छोटा ओपन ब्रैकेट लगाना, तो तब ये आंसर मिलेगा आपको। तो ये शर्त है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। सेम ऐसे इसमें अगर आपका मॉडुलस एक्स मान लो लेस देन इक्वल टू 5 होता, तो आंसर आपका -5 से 5 के बीच में आता। तो आंसर क्या आता है, एक्स की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद है रखना है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ग्रेटर देन साइन में आपको ये वाला लेना है, यानी जो भी नंबर है उसका नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच का नहीं लेना, इधर वाला और इधर वाला लेना है। और अगर ये लेस देन है तो ये इसके माइनस से प्लस के बीच में होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मॉडुलस एक्स लेस देन ए हो, बट ए आपकी बार पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो। तो अगर ए नेगेटिव है यानी ए आपका पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नंबर है। अभी तक ए हम पॉजिटिव ले रहे थे, अब अगर ए नेगेटिव हुआ तो देखो ये तो नेगेटिव है, और आपको पता है मॉडुलस एक्स का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये तो सबको पता है ना। मॉडुलस एक्स जब भी बाहर आता है तो वो पॉजिटिव आंसर देता है। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव से लेस हो सकता है? आप सोचो, कुछ पॉजिटिव लेस होता है नेगेटिव से अगर ये नेगेटिव है? नहीं होता ना, तो यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि इस टाइप की इनइक्वालिटी में एक्स की वैल्यू 5 होगी, या एक्स से कोई सेट होगा जो 5 होगा, या फिर उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। कब? जब ए आपका -5 ना होके -5 होता है यहाँ पे, तो मॉडुलस एक्स कभी -5 से छोटा हो ही नहीं सकता।
सकते हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया ये थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए हो, जैसे अभी तो आपने ग्रेटर देन वाला पढ़ा था तो उसमें हम ये वाला रेंज ले लेते हैं, बट अगर ग्रेटर देन ए हो और ए हम अब क्या नेगेटिव मान रहे हैं, यानी ये -5 होता, अभी +5 था तो ये आंसर आया था। अब अगर ये -5 होता तो आपको पता है ये नेगेटिव है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये तो पॉजिटिव होता है। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है? यस। हाँ, इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा, बट हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन तो होगा, तो यानी कि ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये कंडीशन है ना। तो अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो इस टाइप की इनइक्वालिटी का आंसर में एक्स की वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर्स होंगी। क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। तो अगर ऐसा कुछ इनइक्वालिटी है तो एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज में लगेगी जो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखो एक इनइक्वालिटी यहाँ पे दे रखी है और एक इनइक्वालिटी यहाँ पे दे रखी है। तो पहले मैं अगर इधर वाली साइड को देखूँ तो इधर वाली साइड क्या कह रही है? देखो ये जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन -2 है। ये जो भी मॉडुलस के अंदर मॉडुलस पूरा है फंक्शन वो क्या है? ग्रेटर देन -2। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बताओ? जब ये मैंने बोला था जब मॉडुलस -a से लेस हो तो -a वाला का मतलब a पॉजिटिव वाला केस नहीं लेना, फिर आपको ये नेगेटिव वाला केस लेना है कि नहीं। बट यहाँ पे x लेस देन नहीं है, कौन सा वाला कंडीशन बन रहा है? ये मॉडुलस x पे तो ग्रेटर का साइन है ना, तो मॉडुलस x पे ग्रेटर का साइन है, तो ये वाली फोर्थ कंडीशन जो मैंने अभी बताई है वो लग रही है यहाँ पे। तो जब इस टाइप का होता है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर हो तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, x का हर एक वैल्यू हो सकती है, हर एक रियल वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं इस साइड की इनइक्वालिटी की बात करूं, इस साइड की इनइक्वालिटी, तो यहाँ तो मेरा क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो यहाँ तो ये वैलिड है हर केस में। तो एक्स का क्या आ जाएगा? एक्स की एनी रियल वैल्यू हो सकती है, इसका सोल्यूशन जो है एक्स एनी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर हो गया। अब हम इस साइड की इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो इस साइड की इनइक्वालिटी में कौन सा वाला केस बन रहा है? देखो ये मॉडुलस एक्स लेस देन पॉजिटिव नंबर, तो लेस देन पॉजिटिव नंबर वाला सेकंड केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। तो इसमें मैंने आपको वही बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक के अंदर लाई करेगा, तो यानी ये 1 है ना, तो ये जो मॉडुलस जो भी पूरा टर्म है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ इधर वाली इनइक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन बन रही है कि ये जो मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होगा, ये मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होगा वो इस नंबर के नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा। ओके। अब यहाँ पे आपको x के लिए सॉल्व करना तो आता है, मॉडुलस हट चुका है ना, तो अब आप इसको x के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ही 4 हटाओगे, +4 हटाओगे तो -4 से सबको -4 करोगे, क्योंकि x लाना है ना मुझे, तो ये -4 हटाने के लिए मुझे -4 लेना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 1 -4 तो -3 हो जाएगा, -1 -4 -5 हो जाएगा, और यहाँ से -4 से ये कट जाएगा तो ये -x बचेगा। अब x तो नेगेटिव थोड़ा चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, तो मैं पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से सबको मल्टीप्लाई करूंगी। जब सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो x पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको एक रूल पता होगा इनइक्वालिटी का, जब भी x को नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो ये इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाती है, तो ऐसे से ये ऐसे चली जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी और 5 से छोटी होगी, है ना। तो यानी ये 3 से 5, और देखो इक्वल का साइन लगा, यहाँ तो क्लोज ब्रैकेट लग गई, यहाँ पे नहीं लगा था, बट फिर भी रियल तो लेते हैं इसमें, तो इसमें हमने कोई इसकी इक्वल का साइन नहीं है, फिर भी इस केस में तो ये वाला केस है ना, ये ऑलवेज ट्रू वाला, तो यहाँ तो रियल ही आता है आंसर, है ना। तो इसमें तो पूरा इस वाले का सोल्यूशन तो सारा रियल आ रहा है, बट इस वाली साइड का सोल्यूशन क्या आ रहा है? 3 से 5। अब मैं दोनों सोल्यूशन को कंबाइन करूंगी। पहला सोल्यूशन तो क्या है? रियल, तो रियल में तो पूरी नंबर लाइन रियल होती है, तो ये पूरा ले लूंगी, है कि नहीं, पूरा ले लेंगे। बट दूसरा वाला जो करा है हमने उसमें तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 3 से 5, यानी इतना रीजन आ रहा है, और 3 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, यानी ये पूरा है ना, क्योंकि x 3 से 5 के बीच में, यानी इंटरवल पे दिखाना पड़ेगा 3 से 5, तो 3 से 5 मतलब ये आएगा। अब ये पूरा रियल वाला पहला वाला केस है, और दूसरा वाला का आंसर 3 से 5 के बीच में, तो हम वो रीजन लेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो ये पहले वाले में पूरा आ रहा था और इसमें ये आ रहा है, तो ये चीज़ तो दोनों में आ रही है ना, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो यानी आंसर ओवरऑल करेंगे तो 3 5 आ जाएगा। तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ आया और प्रॉपर्टी समझ आई मॉडुलस की? इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने 3-4 ही बताई है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को मैं लिंक में डाल दूंगी। इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए ज़रूर करिएगा, और इससे प्रीवियस पार्ट को भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो जो दोनों साइड का इनइक्वालिटी की, ये वाली साइड का सोल्यूशन निकाला, फिर इस साइड का सोल्यूशन निकाला, दोनों का जो कंबाइंड कॉमन रिजल्ट होगा वो हमें आंसर में ले लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज है एंड 14 गर्ल्स है। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर अ फंक्शन। आपको पूछे कितने वेज है टीचर सिलेक्शन कर सकती है। तो देखो टोटल 27 बॉयज थे और 14 गर्ल्स थी। एक बॉय सेलेक्ट करना है और एक गर्ल सेलेक्ट करना है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ वेज पूछा जाए विदाउट मतलब ऑर्डर मैटर ना करता हो तो आप कॉम्बिनेशन लगाते हो, तो सबको पता है। तो 27 बॉय में से एक बॉय सेलेक्ट करना है और 14 गर्ल में से एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो सिंपल। तो यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ बॉय के सिलेक्शन का नंबर ऑफ वेज बॉय सेलेक्ट करने के कितना, एक ही बॉय सेलेक्ट करना है। तो 27 में से एक बॉय सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो जब भी सिलेक्शन करना हो वेज निकालने हो तो आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो। तो 27 बॉयज में से एक बॉय सेलेक्ट करना है। सेम ऐसी एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। कितनी गर्ल है, 14 गर्ल्स है तो 14 गर्ल में से एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो अब दोनों सेलेक्ट करने हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 27C1 और 14C1 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 27C1 को कॉम्बिनेशन खोलना अगर सबको आता है तो इसका आंसर 27 आएगा। 14C1 का कॉम्बिनेशन खोलोगे तो 14 आएगा। अदरवाइज आपको ये सिंपल रूल पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक NC1 होता है जब भी कॉम्बिनेशन में, तो आंसर N ही आता है। तो यहाँ तो 1 1 ही है ना, तो ये N है, तो ये N ही आ जाएगा आंसर। अदरवाइज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आई होप सबको आता होगा, NCR। पहले फैक्टोरियल N लोगे, फिर फैक्टोरियल R लोगे, फिर फैक्टोरियल N-R लोगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप खोल सकते हो। तो फैक्टोरियल N 27, फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और N-R यानी 27 - 1 26 हो जाएगा। 27 फैक्टोरियल को कहाँ पे स्टॉप कर दोगे, 27 26 25 24 1 तक जाता है, बट हमारे को दिख रहा है फैक्टोरियल 26 नीचे, तो हम इसी को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और फिर इसको काट देंगे। फैक्टोरियल 1 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 27। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते थे आप, NC1 N होता है, NC1 N होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा 378। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी अच्छा है। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के ट्रिक वाले सॉल्व कर रखे हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन अ लाइन सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें पूछा है कि कितने वेज से आप 5 चिल्ड्रन को अरेंज करोगे एक लाइन में कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन जो होंगे हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 5 बच्चों में से 5 बच्चों को अरेंज करना है और 2 बच्चे ना एक साथ दो। तो यानी कि 2 बच्चे अगर एक साथ है तो 2 चिल्ड्रन टेकन टुगेदर को मैं एक मान लूंगी, क्योंकि 5 टोटल सीट्स है। तो अगर 2 बच्चे एक साथ है तो यानी मेरे पास बचते कितने हैं, 5 में से 2 को मैंने अगर एक माना है तो 5 में से पहले मैं 2 माइनस करूंगी और फिर 1 प्लस भी तो करूंगी, क्योंकि 5 में से 2 को तो मैंने एक माना है, तो 2 तो माइनस की बट 1 प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 5 - 2 3 1 4 वेज बचते हैं। तो यानी कि 2 चिल्ड्रन अगर मैं एक साथ एक मान लूँ तो रिमेनिंग 4 होंगे। अब वो 4 को आप कैसे अरेंज करोगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से, है कि नहीं। फैक्टोरियल 4 खोलना सबको आता होगा, 4 से शुरू करो और 1 तक जाओगे मल्टीप्लाई करते हुए। तो जो भी फैक्टोरियल होता है उसको हम मतलब रिवर्स ऑर्डर में 1 तक जाते हैं, उसको खोलने का मतलब 4 3 2 1 तक जाएंगे, है ना। अगर 5 फैक्टोरियल होता तो 5 4 कहाँ तक जाना होता है, 3 2 1 तक। या फिर फैक्टोरियल 5 पे ऐसे भी कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। तो फैक्टोरियल 4 को 4 से लेके 1 तक जाओगे, 4 3 2 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 24 बेस। अब ये जो 2 बच्चे आपने एक माने थे उनको भी तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो ना। अब जो 2 बच्चे हैं उनको भी तो आप आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि उनको जो 2 बच्चे एक माने थे हमने, जो 2 बच्चे हमने एक इकट्ठे लिए थे उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से। तो 4 बच्चों को 4 सीट्स को हम 24 से, और जो 2 बच्चे हैं उनको 2 तरीके से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कितने वेज बन जाएंगे, 48। यानी कि 2 बच्चे इकट्ठे बैठने के वेज कितने हैं, 48। और अगर ये मान लो क्वेश्चन में वैसे तो पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन, बस टुगेदर वाला पूछा तो हमने टुगेदर वाला आंसर लिख दिया, बट बाई चांस इसमें नॉट टुगेदर वाला ऑप्शन भी पूछ लेते तो नॉट टुगेदर वाला कैसे करते, आपको टोटल वेज पता है, 5 बच्चे है तो फैक्टोरियल 5 वेज है टोटल वेज, उसमें से इकट्ठे बैठने वाले कितने वेज है, 48। तो नहीं इकट्ठे बैठने वाले टोटल में से 48 को माइनस कर दोगे, तब आंसर 72 आता। यहाँ पे पूछा नहीं है बट मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, जब भी इकट्ठे वाले का निकल जाए, नॉट इकट्ठे वाले का निकालना हो आपको, तो आप टोटल फैक्टोरियल 5 है उसमें से जो टुगेदर वाले हैं उनको माइनस कर दोगे। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये जीपी में से आपका इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आपको बोला है कि जीपी की थर्ड टर्म तो 4 है और इसके फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ भी एक ट्रिक लगेगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। अभी फिलहाल इसको हम प्रॉपर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जीपी की थर्ड टर्म आपको 4 दी है, तो जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो उसमें टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लेते हो आप? टर्म निकालने के लिए जो भी nth टर्म निकालनी होती है ए आर एन माइनस 1। जीपी का मतलब तो सबको समझ आता है ना। एपी तो क्या होती थी, कॉमन डिफरेंस होता था, जैसे 2 4 2 2 का डिफरेंस लूंगी तो 6 8, ये तो आपकी एक एपी होती है। बट अगर मैं 2 का डबल कर दूं 4, फिर 4 का डबल कर दूं 8, 8 का डबल कर दूं 16, तो ये एक जीपी होती है। जीपी में क्या होता है, ये जैसे इसमें तो डिफरेंस सेम आता है, 4 माइनस 2 2 आएगा, हमेशा डिफरेंस 2 आएगा। बट जीपी में क्या होता है, ये रेशो जो होता है 4/2, फिर इसका इससे रेशो, ये रेशो हमेशा सेम आएगा। तो जीपी में आर सेम होता है, ठीक है। तो जीपी में कोई भी टर्म निकालनी होती है ना, तो उसमें ए तो लोगे, आर में एक कम कर दोगे। यानी कि अगर मेरे को थर्ड टर्म बोली है ना, तो थर्ड टर्म का मतलब ए तो लूंगी, अभी जो आर है ना, थर्ड है ना, तो थर्ड में से एक कम करूँ तो आर कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। अगर मान लो फिफ्थ टर्म हो जीपी में, तो ए आर कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। मतलब टर्म कोई भी टर्म निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो अगर थर्ड टर्म है तो आर आपको एक कम लेना है, आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। और ये कितना दिया हुआ आपको, 4। अब इन्होंने क्या बोला, इसकी 5 टर्म जो है मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट निकालो, इनकी 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालो। सम नहीं बोला, सम जीपी का सम का फॉर्मूला नहीं लगाना, प्रोडक्ट निकालना। तो इनको सब सारी टर्म्स को प्रोडक्ट करना है। अब A1 तो ए ही होगा इसका, सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, ए आर 1 होगा, A3 निकालने के लिए ए आर 2 होगा, A4 निकालना, अभी टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, A4 है तो आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A5 है तो ए आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको ये पता है ए आर स्क्वायर। अब आप क्या इन सबको ए आर स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अगर मैं इसको ए आर स्क्वायर करना चाहती हूँ तो इसमें एक आर एक्स्ट्रा है, तो इसको अलग कर दिया मैंने। ए आर 4 में एक को अगर मैं ए आर स्क्वायर में करना चाहती हूँ तो इसमें 2 आर एक्स्ट्रा है, तो आर स्क्वायर अलग कर दिया। अब अगर एक आर इसको मिल जाए तो ये भी ए आर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वाला आर यहाँ चला जाएगा। और अगर इसको आर स्क्वायर मिल जाए ये वाले आर से, तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो ये भी ए आर स्क्वायर बन गया, 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 और ये भी, क्योंकि इसका वाला आर तो इसको मिल गया, ये वाला आर स्क्वायर इसको मिल गया, तो सब ए आर स्क्वायर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो यानी कितने ए आर स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि जितनी टर्म्स थी उतनी बार ए आर स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। तो इसमें एक ट्रिक लग सकती है कि आपको जो भी थर्ड टर्म दी होगी और जितने टर्म्स का प्रोडक्ट आपको निकालना होगा उतनी बार आप उसकी पावर लिख दोगे। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, जो भी टर्म दी होगी थर्ड टर्म और जितनी बार प्रोडक्ट निकालना होगा तो उतनी पावर लगा दिया करोगे आप। तो अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो तब ये सिंपली ऐसे हो जाता। अभी मैंने प्रॉपर इसे करके दिखा दिया। तो ये ए आर स्क्वायर 4 था, फिर ये आर स्क्वायर 4, ये आर स्क्वायर 4, ये आर स्क्वायर 4, ये इस बार, तो ये 4 की बार 5 आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज सॉल्व कर लो। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 16 16 256 इंटू 4 करोगे तो 1024 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कम से कम 100 लाइक्स तो दीजिए ताकि मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये जीपी का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। y आपको दिया x-1 अपॉन x-2 एंड फाइंड करना है dy बाई dx। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। dy बाई dx का मतलब सबको आता है ना, डिफरेंशिएशन करना है आपको, डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव करना है x की रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन रूल होता है वो लगाना पड़ेगा। तो हम y दिया x-1 अपॉन x-2, तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, अगर u बाई v कोई फंक्शन है तो पहले u का डेरिवेटिव फिर v एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव u एज इट इज और बीच में माइनस होता है और नीचे v का स्क्वायर होता है। ये आपका क्वेश्चन रूल होता है डेरिवेटिव का। क्लियर? तो यहाँ पे ये पूरा u है, ये पूरा v है, तो पहले u का डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव के लिए मैं ऐसा सिंबल लगा दूंगी, ये डेरिवेटिव, इसका सिंबल का मतलब डेरिवेटिव, यानी u का डेरिवेटिव किया, फिर इसका ये एज इट इज, u का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, फिर माइनस फॉर्मूले का। अब क्या v है तो v का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए साइन लगा दिया मैंने, v का डेरिवेटिव
और u एज इट इज। क्लियर। और नीचे क्या होता है, v का स्क्वायर, v क्या है आपका x-2 उसका स्क्वायर। अब आप x-1 का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, x-1 का डेरिवेटिव मतलब पहले x का भी डेरिवेटिव करो और फिर 1 का भी डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव करोगे तो 1x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, और 1 कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। डेरिवेटिव कैसे निकलता है, x की पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, n को पहले इसके आगे कुछ नहीं है ना, यानी मान लो इसके आगे 1 है तो इसको पहले आगे लाओ, n हो जाएगा और x पे एक पावर कम हो जाएगी। ये डेरिवेटिव का करने का तरीका है। तो अगर x है तो देखो 1x है तो x पे कितनी पावर है, 1 पावर है, तो ये 1 पहले इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे n को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो n आया, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। और x पे एक पावर कम हो गई, एक पावर कम मतलब 0 बच गई, तो x की पावर 0 को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं ना। तो 1 इंटू 1, यानी जब भी कोई 1x हो 2x हो तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो आगे उसकी होती है वो ही बचती है डेरिवेटिव में। समझ आया। जैसे मेरे को मान लो 5x का डेरिवेटिव निकालना है तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, 6x का डेरिवेटिव निकालना है तो 6 आ जाएगा, है ना। और अगर कांस्टेंट टर्म दिख रही है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब भी प्लस माइनस में तो इसका डेरिवेटिव भी कर दो इसका भी। तो पहले मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव करना था तो इसका भी किया और इसका भी किया। ऐसे मत कर देना कहीं इसका अलग डेरिवेटिव कर दो और इसका नीचे डेरिवेटिव कर दो और आंसर आ जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन रूल प्रॉपर लगाना पड़ेगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव करने के लिए ये जब भी प्लस माइनस में इसका भी करो इसका भी करो। इसका किया तो मैंने 1 आया और इसका किया 0 आया, तो यानी कि इसका ओवरऑल डेरिवेटिव 1 आया और ये एज इट इज। क्लियर। अब माइनस का साइन, अब फिर से x-2 का भी डेरिवेटिव इस तरीके से कर लो। पहले x का डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा और 2 तो कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, तो इसका ओवरऑल डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। फिर ये नीचे एज इट इज। अब इसे 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा और इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। बाहर माइनस है तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। साइन ध्यान से करना, ये माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस, -2 + 1 -1 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा लगता है, और नीचे ये एच डी। तो ये इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी पे आ जाते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन नंबर 26। इफ x माइनस आयोटा वाई आपको गिवन है 2023 प्लस आयोटा 2024 माइनस आयोटा 2023 फाइंड करना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चे देख के इसको डर सा जाएंगे कि नंबर्स कितने बड़े बड़े हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है आपका, ऐसा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। तो जब भी आपको ये x माइनस आयोटा वाई दिया हो और आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हो तो ध्यान से देखो कैसे करते इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मेरे को ना x माइनस आयोटा वाई दिया हुआ था ये, ठीक है, इस नंबर्स पे मत जाओ, सिंपल ट्रिक क्या लगेगी इस पे देखो। तो ये मैंने मान लिया z कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, ठीक है। तो जब भी मेरे को ना इसका ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है तो मैं ये z अगर ये है ना तो मैं इसका कॉन्जुगेट z लूंगी। z का कॉन्जुगेट का साइन ऐसे लग जाता है ऊपर। तो z अगर ये है तो z का कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, जो भी इमेजिनरी नंबर होता है ना, ये रियल पार्ट होता है ये इमेजिनरी होता है, जो भी इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जब भी कॉन्जुगेट निकालना हो ना तो आप इमेजिनरी वाले का साइन चेंज करो, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। रियल वाले का साइन चेंज नहीं करना होता, सिर्फ इमेजिनरी वाले का साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये जेड कॉन्जुगेट निकल जाएगा। क्लियर। तो ये z था आपका पूरा, तो आपने z कॉन्जुगेट निकाला तो ये इमेजिनरी वाला नंबर को आपने साइन चेंज कर दिया। अब इधर का किया है तो इधर का भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये नंबर तो रियल है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है तो इसका प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और यहाँ माइनस है इमेजिनरी वाले में तो यहाँ प्लस लग जाएगा। क्लियर। तो हमें ये z दिया हुआ था पूरा, तो हमने इसका कॉन्जुगेट कर दिया। अब इससे होगा क्या, जब मैं ना z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करूंगी तो एक प्रॉपर्टी होती है z और z मल्टीप्लाई, z कॉन्जुगेट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको मॉडुलस z का स्क्वायर मिल जाता है। ये याद रखना, z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके आपको मॉडुलस z का स्क्वायर मिलता है। यानी कि मॉडुलस z सबको पता है ना क्या होता है, देखो z अगर मेरे पास मान लो 6x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो z कॉन्जुगेट क्या होता है उसका, x वाले साइन अगर माइनस है तो माइनस ही रखो, प्लस है तो प्लस ही रखो, इसको साइन को मत चेंज करना, सिर्फ इसके इमेजिनरी वाले साइन को चेंज करो। तो ये z कॉन्जुगेट है। मान लो आपको एक z दिया 2 + 3 आयोटा, तो इसका अगर आप ये z है तो z कॉन्जुगेट बनाओगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका साइन भी चेंज कर देते हैं, नहीं रियल का साइन चेंज नहीं करना, इसका साइन एज इट इज रहेगा। प्लस है तो ये इसका ये रियल इमेजिनरी पार्ट है
तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। मान लो z तुम्हें दिया होता -3 -4 आयोटा, अब आप z कॉन्जुगेट के लिए क्या करोगे, इसको भी प्लस कर दोगे, इसको भी नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना होता है, सिर्फ इसको चेंज नहीं करना, ये जैसा है वैसे ही रखना है रियल वाला, ये जो इमेजिनरी वाला है उसका माइनस से प्लस करना होता है। तो इस तरीके से हम z कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो एक नंबर में तो कई बार क्वेश्चन पेपर में यही आ जाता है, z कॉन्जुगेट निकालो। तो रियल को एज इट इज रखो, उसका साइन चेंज मत करना, सिर्फ इसका साइन चेंज करोगे। क्लियर। अब z पता चल गया, z कॉन्जुगेट पता चल गया। इसको क्या कहते हैं, जब साइन ऐसे ऊपर लग जाए ना तो इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। क्लियर। तो कॉन्जुगेट समझ आया। अब z मॉडुलस क्या होता है, इसको हमें मॉडुलस एट z कहते हैं। ये ब्रैकेट नहीं है, ये जब भी ऐसा सीधा लाइन लगी हो ना तो इसका z का मॉडुलस कहते हैं इसको। तो मॉडुलस z का मतलब जब भी z पे ऐसे ब्रैकेट ऐसी लाइन लगी हो तो इसको मॉडुलस z कहते हैं। अब मॉडुलस z का फॉर्मूला याद कर लेना, ये होता है आपका जो भी इसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करो, और जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये आयोटा मतलब सिर्फ इसका इमेजिनरी वाला जो नंबर है y, उसका स्क्वायर करो। तो मॉडुलस z जो भी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर के ऐड करके रूट आता है वो मॉडुलस z होता है। लाइक अगर आपको z आपको 2 + 3 आयोटा दिया है तो आप मॉडुलस z निकालोगे तो 2 का स्क्वायर करो, फिर इसके रियल इसका इमेजिनरी वाले का सिर्फ ये नंबर लो 3, उसका स्क्वायर करो और फिर रूट कर दो, तो इससे मॉडुलस z आ जाता है। क्लियर। तो मॉडुलस 3 समझ आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, z और कॉन्जुगेट z को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा। देखो z मेरा है x + आयोटा y, और मॉडल कॉन्जुगेट z क्या आया आपका, इसके अकॉर्डिंग x - आयोटा y। अब आपको दिख रहा है ये एक आइडेंटिटी बन रही है, तो x a + b a - b, तो a का स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर। a + b a - b कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रही है। तो इसका स्क्वायर माइनस हमारे फॉर्मूले का माइनस है, और b ये पूरा आयोटा y है ना, तो आयोटा y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस, इस पे स्क्वायर का मतलब इस पे भी लगा इस पे भी लगा, तो आयोटा पे स्क्वायर लगा और y पे भी स्क्वायर लगा। आयोटा स्क्वायर सबको पता होगा -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और y स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है z और कॉन्जुगेट z को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मॉडुलस z तो मिला बट रूट नहीं लगा ना इस पे, तो यानी कि ये मॉडुलस z का स्क्वायर मिल रहा है आपको। z और कॉन्जुगेट z का मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, मॉडुलस z का स्क्वायर मिलता है। क्योंकि अगर इस पे रूट लगा होता तब तो आपको क्या मिल रहा होता, मॉडुलस z, बट इस पे रूट नहीं है तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा है ना, तो z कॉन्जुगेट z स्क्वायर मिल जाता है। तो यानी कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे ये x स्क्वायर + y स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए क्वेश्चन में। इसलिए हमने x - आयोटा y या x + आयोटा y जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है ना और x स्क्वायर + y स्क्वायर निकालना हो कुछ, यानी स्क्वायर लगाओ यहाँ पे और प्लस हो, तो आपको इस पूरे का कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, यही किया, पहले z दिया था हमें, फिर हमने z कॉन्जुगेट निकाल लिया। कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी के साइन चेंज किए, रियल वाले नहीं करने, सिर्फ इमेजिनरी वाले करने, इधर वाला भी इधर वाला भी। अब फिर हमने क्या किया, z को उसके z कॉन्जुगेट से इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो इस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, इस ऊपर वाले को इस ऊपर वाले से, है ना, और इस नीचे वाले को इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ भी देखो आइडेंटिटी बन गई a - b a + b। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था z कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करते हो तो मॉडुलस z का स्क्वायर मिल जाता है। तो मॉडुलस z का स्क्वायर यानी x स्क्वायर + y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके आपको x स्क्वायर + y स्क्वायर मिल गया, जो कि मुझे चाहिए था क्वेश्चन में, है कि नहीं। और यहाँ भी आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, तो इस पे भी आइडेंटिटी लगा दो, इस पे भी आइडेंटिटी लगा दो। तो जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी दोनों इधर लगाऊंगी, तो अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई आपको, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा आपको x स्क्वायर + y स्क्वायर, है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया, x स्क्वायर + y स्क्वायर। यहाँ भी आइडेंटिटी बन गई, क्या a ये है, b है, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अभी बताया ना x का स्क्वायर और ये जो सिर्फ ये रियल ये वाला नंबर है इसका स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस और ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी ये माइनस और आयोटा स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, याद कर लो इसको। जब भी ये एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है तो ये दोनों जो ये जो नंबर होते हैं ये इनका स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। क्लियर। अब आपको दिख रहा है जो चीज ऊपर है न्यूमरेटर में वही तो सेम टू सेम नीचे भी है। 20 इसको खोलने मन लग जाना, 2023 का स्क्वायर खोलने लग जाओ, फिर आप 2024 का स्क्वायर खोलने लग जाओ, फिर प्लस करने लग जाओ। आपको क्या दिख रहा है, जो चीज ऊपर टोटल करके आएगी वही तो नीचे भी आएगी।
इसको खोलने की जरूरत नहीं, पूरा इससे कैंसिल हो रहा है। तो यानी आंसर कितना मिलेगा इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1। तो आंसर आपका इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया है ना, और आपको जेड और कॉन्जुगेट और आपको मॉडलेस के बारे में पता चल गया होगा। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, मॉडुलस भी निकालना है। ये जेड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका मॉडुलस निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मॉडुलस और कॉन्जुगेट तो मैं सिखा चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सीख लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फाइनल एग्जाम के लिए इसे ज़रूर कीजिए। इसकी पार्ट 1 को यानी सेक्शन ए को हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिया है, एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जरूर करना, सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप कॉपी पेन लेके कीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कम से कम 100 लाइक जरूर दीजिए ताकि मैं इसका सेक्शन डी और ई कंप्लीट कर सकूँ जल्दी से जल्दी। तो एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मॉडुलस निकालना सीखते हैं, कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो ये आपको z दिया हुआ है क्वेश्चन में, z है आपका -5 + 12 आयोटा। आपको पहले इसका मॉडुलस निकालना है। अभी मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर z आपका x + आयोटा y है तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए इसका x का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और उसके इमेजिनरी का सिर्फ ये y का स्क्वायर करना होता है, ये और रूट करना होता है, तो ये मॉडुलस z होता है। तो इसका ये -5 रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करो, प्लस इसकी इमेजिनरी का ये सिर्फ नंबर का स्क्वायर करो। अब 5 का स्क्वायर माइनस में है तो भी आंसर तो प्लस में ही आएगा, स्क्वायर है ना। तो 5 को 2 बार खोलो, 5 5 5 जा 25 और माइनस तो 2 बार प्लस ही हो जाएगा। 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 से नहीं करना होता, 12 को 12 से करना है, 5 को 5 से करना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं 5 2 जा 10 लिख देते, 12 2 जा 24, गलत हो जाएगा। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12 तो 144, 5 का स्क्वायर 5 × 5। अब ये माइनस है 2 बार तो प्लस हो गया, अब दोनों प्लस कर दो 169। रूट निकालना आता है, 169 का रूट क्या होता है 13। तो मॉडुलस z तो मेरा निकल गया 13, सिंपल इस फॉर्मूले से। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि z अगर ये है तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट एज इट इज रखेंगे बट जो इमेजिनरी का साइन है वो चेंज कर देंगे। तो अगर z मेरा ये है, अभी मैंने आपको बताया था रियल को मत चेंज करना बिल्कुल भी, रियल तो -5 है, इसको एज इट इज रखना, कहीं आप इसको +5 कर दो। रियल को तो आपको छेड़ना भी नहीं है कॉन्जुगेट निकालने के लिए, -5 एज इट इज रहेगा, ये रियल पार्ट है, बट इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसको साइन चेंज करो, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आई होप ये पक्का आपको आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकालना है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कुछ नहीं है, z का रेसिप्रोकल कर दो, z का रेसिप्रोकल 1/z है और 1/z को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। अच्छा एडिटिव इनवर्स बोले तो एडिटिव इनवर्स z का नेगेटिव कर दो, z का नेगेटिव, z जो भी है उसका ओवरऑल नेगेटिव करो तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z का रेसिप्रोकल करो तो 1/z। अब z आपका क्या था -5 + 12 आयोटा, इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/-5 + 12 आयोटा हो जाएगा। अब आपको जब भी आयोटा या रूट नीचे दिखता है तो आप रेशनलाइज करते हो ना, तो यहाँ भी आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है तो आपको रेशनलाइज के तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इस माइनस को मत देखो, आयोटा और इस नंबर के बीच में कौन सा साइन है प्लस, तो अगर यहाँ प्लस है तो मुझे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सेम नंबर यही देना, बस माइनस से देना, रेशनलाइज करना सबको आता है ना। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन जाएगी a - b a + b की, ये a + b और ये a - b क्या होती है आइडेंटिटी, a² - b²। a क्या आपका -5 उस पे स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले का, और b क्या है पूरा 12 आयोटा पे स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस का आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 और आयोटा का स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, है ना। अब ऊपर तो एज इट इज आ गया क्योंकि ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका 24 आ जाए 25 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर हट के +-1 और -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को आप चाहे हटा दो, 144 × 1 144, इसको प्लस कर लो 169 हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखो अगर रियल और इमेजिनरी को मुझे लास्ट में अगर अलग अलग करना है तो मैं क्या करूंगी, ये 169 ऊपर देखो, ये ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 है, तो ये 169 इसके साथ भी अपॉन में लिख दो, रियल पार्ट के साथ, ये रियल पार्ट आ गया पूरा,
और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट आ गया, इसको इसके साथ भी लिख दो और इसके साथ भी लिख दो। तो ये अगर मान लो ये कुछ ऐसी फॉर्म दी होती है a प्लस आयोटा b, तो a आपका ये आ जाता और b क्या आ जाता, b आपका ये आ जाता। ठीक है, तो a और b पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। तो आपको इस तरीके से इसको रियल को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हम इसको इसका सेक्शन सी के आगे के क्वेश्चन 27, 28, 29, 30, 31, इसके अलावा सेक्शन टी को नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम 100 लाइक ज़रूर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए, इन सबके आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।